हेलो एवरीवन, एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ भारत की जनगणना वर्ष 2021 टॉपिक पर चर्चा करूंगा। जी हाँ दोस्तों, भारत की जनगणना जो टॉपिक है वह किसी भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर जब आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की परीक्षा दे रहे होते हैं तो भारत की जनगणना और बिहार की जनगणना दोनों से मिलाकर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जनगणना संबंधी महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि इन्हीं सब फैक्ट से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर जनगणना के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड मेयो उस समय भारत के वायसराय थे और उसी समय 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत की गई थी। लेकिन नियमित रूप से अगर जनगणना की बात करें तो वह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ हुई। अब नियमित जनगणना क्या है? नियमित जनगणना का मतलब हुआ प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जो जनगणना कराई जाती है वह नियमित जनगणना कहलाती है। तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। अगर आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसी कंट्री को जाता है तो वह है स्वीडन। स्वीडन ने 1794 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराई थी। अगर दशकीय जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है वह दशकीय जनगणना की बात करें तो वह अमेरिका से शुरुआत हुई है। वहीं इंग्लैंड में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1801 ईस्वी में हुई थी और 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना की शुरुआत हुई और तत्पश्चात भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जनगणना की शुरुआत हुई और नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में प्रारंभ हुई। ये दो प्रश्न बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत भारत में किसके समय में हुई और कब हुई। तो आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि 2011 की जनगणना भारत के संदर्भ में इस पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि इसकी जनगणना की थीम क्या थी, जनगणना का मोटो क्या था, जनगणना की थीम क्या थी। तो जनगणना की थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह 2011 की जनगणना का मेन मोटो है, मेन थीम है। कुल जनसंख्या की बात करें तो वह 121 करोड़, लगभग 121 करोड़ है। पूरा 121 करोड़ नहीं, लगभग 121 करोड़ है। तो आपको लगभग में याद रखनी है, पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें पुरुष और महिला अलग अलग जनगणना की बात करें तो पुरुष की जनसंख्या कुल आबादी का 51.47% है और महिला की जनसंख्या जो है कुल आबादी का 48.53% है। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पे 100% बन जाएंगे और यहाँ पे 121 करोड़ जनसंख्या बन जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, सॉरी यहाँ पर करोड़ है, आप लोग इसे ध्यान सुधार लीजिएगा। यानी कि कुल आबादी है 121 करोड़, पुरुष की आबादी 62 करोड़, महिला की आबादी है 58 करोड़, यानी टोटल आबादी 121 करोड़। कुल आबादी में पुरुषों की आबादी का हिस्सा है 51.47% और महिला आबादी का हिस्सा है 48.53%। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं, जनसंख्या के हिसाब से इसे यहाँ पर बांटा हुआ है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं और सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वह है यूपी। यूपी के बाद आता है महाराष्ट्र और बिहार जो है वह 3rd नंबर पे आता है, बिहार। तो आपको याद रखना है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है हमारा बिहार। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य की बात करें तो है यूपी, 1st नंबर पे आएगा यूपी, 2nd नंबर पे आएगा महाराष्ट्र, 3rd नंबर पे आएगा आपका बिहार।
अगर न्यूनतम आबादी की बात करें तो सिक्किम की आबादी सबसे कम है। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम की आबादी मात्र 6 लाख है, सिक्किम की आबादी। उसके बाद मिजोरम की आबादी है 10 लाख। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में सिर्फ 64,000 वहाँ की आबादी है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिए। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जो जनगणना कराई जाती है तो उनमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो वही प्रतिशत वृद्धि दशकीय वृद्धि दर के नाम से जानी जाती है। तो भारत में चूंकि 10 वर्ष पर जनगणना होती है तो दशकीय वृद्धि दर 17.64% है। कहीं कहीं इसे 17.7% भी लिखा हुआ होता है, तो आप लोग इसे मिसप्रिंट नहीं समझिए। 17.64% या 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर भारत की है, वह दशकीय वृद्धि दर है। इसे ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि 2001 ईस्वी में भारत की जनगणना कराई गई, उसके बाद 2011 ईस्वी में भारत की जनगणना हुई है। तो 2001 ईस्वी में जो आबादी थी और 2011 ईस्वी में जो आबादी है, उनके बीच का जो प्रतिशत वृद्धि है वही दशकीय वृद्धि के नाम से जानी जाती है। और वार्षिक वृद्धि यानी कि प्रति वर्ष जनसंख्या में जितनी वृद्धि हो रही है वह वार्षिक वृद्धि कहलाती है। तो आप लोग सिर्फ दशकीय वृद्धि का परसेंटेज याद रखिए, 17.64%। अब देखते हैं कि दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा किन राज्यों में हुई है और सबसे कम कहाँ पर हुई है, और उनमें केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य की बात करें तो वह है मेघालय। मेघालय में 27.9% जनसंख्या वृद्धि रही है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 26%। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य हैं। न्यूनतम की बात करें तो नागालैंड है, जहां पर -0.6% जनसंख्या वृद्धि दर हुई, यानी कि जो जनसंख्या 2011 में थी उससे भी कमी देखने को मिली है 2011 की जनगणना में। तो एक प्रश्न ऐसे भी यहाँ पर पूछा जाता है कि किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक रही है, तो वह है नागालैंड। एकमात्र स्टेट है जहां की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। इसकी जनसंख्या वृद्धि दर -0.6% रही है। उसके बाद केरल की जनसंख्या वृद्धि दर 4.9% रही है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह दादर एवं नगर हवेली है, जहां की जनसंख्या वृद्धि दर 55.9, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 6.3% रही है। दोस्तों, अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पहले इसे समझिए। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर चार्ट से मैंने समझा दिया है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर का जो एरिया होता है, 1 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत रहने वाले कुल आबादी जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अगर भारत की बात करें, इसे भारत और बिहार दोनों के संदर्भ में आपको समझना होगा। अगर भारत की संदर्भ में चर्चा करें तो वर्ष 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वह 325 था, 325। वह 2011 में बढ़कर 382 हो गया, यानी कि जनसंख्या घनत्व में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। आप दोनों का कंपैरिजन याद रखिए। ऐसे आप पूछा जाता है अक्सर कि 2011 में जनसंख्या घनत्व भारत की क्या है, तो आपका आंसर होगा 382। लेकिन अगर बिहार की चर्चा करें तो बिहार 2001 ईस्वी में बिहार में 881 रहा है। वहीं 2011 में 1106 हो गया था। ठीक है, यानी कि जो बिहार है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत का सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है या सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहीं पर देखने को मिलती है तो वह बिहार है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है, 1106। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैप से आपको दिखाया हुआ है, आप मैप से के जरिए भी इसे आप समझ सकते हैं। तो भारत और बिहार दो कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ आपको याद रखना है, भारत की औसत जनसंख्या घनत्व है और बिहार
चूंकि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है, तो इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले की चर्चा करते हैं। तो अभी हमने चर्चा किया है दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो बिहार है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है 1106। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है 1028 है, और केरल जो है वह तीसरे नंबर पे, केरला, इसकी लगभग 860 के अराउंड है। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व 17 है, और मिजोरम दूसरे नंबर पे है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व 52 है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो निस्संदेह दिल्ली होगा, क्योंकि दिल्ली में घनी आबादी है, पूरे कंट्री के हर एक प्रत्येक स्टेट के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे क्षेत्रफल वहाँ का कम है, लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर वहाँ का एरिया है और आबादी अधिक है, इसीलिए दिल्ली की जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें जो केंद्र शासित प्रदेश है वह अंडमान निकोबार है, वहाँ की जनसंख्या घनत्व 46 है। दोस्तों अब देखते हैं लिंगानुपात को। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 मेल, 1000 पुरुष की आबादी पर कितनी महिलाएं हैं, उसका रेशियो लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है। भारत का जो औसत लिंगानुपात है वह 943 है। 943 है, इसका मतलब हुआ 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं भारत में रहती हैं। यह 2011 का है। अगर 2001 ईस्वी में देखें तो 2001 ईस्वी में यह 933 आंकड़ा था, लेकिन इसमें वृद्धि हुई है, लिंगानुपात में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 933 से बढ़कर 943 हो गई है। ठीक है। लेकिन इसको अगर कैटेगरी वाइज देखें, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में देखें तो लिंगानुपात 945 है, वहाँ 1000 पुरुष की तुलना में 945 महिलाएं रहती हैं। अगर अनुसूचित जनजाति की चर्चा करें तो यह 990 है, 1000 पुरुष पर 990 महिलाएं रहती हैं। तो अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात अधिक देखने को मिलता है। इसके कई कारण हैं, यह जानना भी आवश्यक है। एक तो मातृ जो सत्तात्मक वहाँ की व्यवस्था है वो इसका सबसे बड़ा फैक्टर है, रीज़न है। इसके अलावा कुछ वहाँ की सांस्कृतिक और पारंपरिक ट्रेडिशंस हैं जिसके कारण शेड्यूल ट्राइब्स में सेक्स रेशियो जो है वह सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वर्तमान समय में शिशु लिंगानुपात 918 है, जो 2001 में 927 था, उसमें कमी देखने को मिली है, और वर्तमान समय में शिशु लिंगानुपात 918 है। दोस्तों अब देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो वह केरला है। केरला पे 1084, यानी कि पुरुष वहाँ पे 1000 हैं तो महिलाएं 1084 हैं, यानी कि पुरुष से ज़्यादा महिला की वहाँ पर आबादी है। एकमात्र राज्य है भारत का केरला, ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुषों की आबादी महिलाओं से कम है, वह है केरला। 1084 वहाँ की आबादी है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है, तमिलनाडु 996 वहाँ का सेक्स रेशियो है। न्यूनतम की बात करें तो हरियाणा 879 और जम्मू कश्मीर 889 है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी 1037 सेक्स रेशियो है, जो कि सर्वाधिक है केंद्र शासित प्रदेशों में। और न्यूनतम की बात करें तो दमन और दीव है, जहां पर सेक्स रेशियो सिर्फ 618 है। दोस्तों अब देखते हैं साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर फार्मूला से आपको समझाया हुआ है। साक्षरता दर मतलब साक्षरों की कुल संख्या बटा 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या इंटू 100। अब यहाँ पर प्रश्न है कि 7 वर्ष से ही अधिक क्यों रखा गया है। तो भारत की जो जनगणना रिपोर्ट है 2011, उसमें साक्षरता की जो परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि 7 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता हो वह साक्षर माना जाएगा। तो वहाँ पर एक मिनिमम एज वहाँ पे निर्धारित की गई है और वह एज है 7 वर्ष, यानी कि 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जो जनसंख्या होगी उसे ही साक्षर माना जाएगा।
तो दोस्तों साक्षरता दर अगर पूरे ओवरऑल की बात करें तो 73% भारत की साक्षरता दर है, जिनमें मेल 80.9% और फीमेल की साक्षरता दर 64.6% है। यह 65वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। वह 64.6% महिलाओं की आबादी है। तो आप ये तीनों आंकड़े याद रखना होगा। पुरुष के जो साक्षरता दर है 73%, महिलाओं की साक्षरता दर 64.6%, वहीं पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है। अब देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से, सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात आएगी तो केरल प्रथम स्थान पर है। केरल की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह साक्षर है। केरल की लगभग 94% आबादी साक्षर है, वहीं मिजोरम की 91.3% आबादी साक्षर है। तो ये दोनों सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य हैं। वहीं अगर न्यूनतम की बात करें तो बिहार है, जहां 61.8% आबादी साक्षर है। वहीं सेकंड रैंक पर अरुणाचल प्रदेश है, जहां की 65.4% आबादी जो है वह साक्षर है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की 91.8% आबादी साक्षर है। वहीं दादर एवं नगर हवेली न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ की 26.2% आबादी साक्षर है। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार के संदर्भ में आपको समझना आवश्यक है। बिहार की जो 2001 ईस्वी की जनगणना थी, 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार में सिर्फ 47% जो आबादी थी वह साक्षर थी, लेकिन 2001 ईस्वी में यह आंकड़ा बढ़कर 61.8% हो गई है। इसके बावजूद भी बिहार भारत का न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों में शुमार है। तो निस्संदेह 2001 की तुलना में 2011 में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी यह वृद्धि और संभावित है। शायद 2021 अगले वर्ष जब जनगणना होगी तो इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अगर आप बिहार पीसीएस के एग्जाम देंगे तो बिहार से संबंधित आंकड़े को ध्यान में रखना होगा। और मैं बाद में बिहार की जनगणना से संबंधित भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देखेंगे और आपको वहाँ से PDF भी अवेलेबल करा दी जाएगी। दोस्तों अब जनसंख्या संबंधी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन सारे फैक्ट्स का कलेक्शन किया गया है जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप 64वीं बीपीएससी का प्रश्न देखेंगे या फिर 60 से 62वीं बीपीएससी का प्रश्न देखेंगे तो जनसंख्या से संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। वो यह है कि किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष माना जाता है जनगणना की दृष्टि से, यानी कि किस वर्ष ऐसी नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही है जो एक महाविभाजक वर्ष के रूप में जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बीपीएससी का काफ़ी फेवरेट प्रश्न है और यह 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि वर्ष 2021 की जो जनगणना है वह महाविभाजक वर्ष मानी जाती है। भारत के इतिहास में वर्ष 1921 ऐसा ईयर है जिस वर्ष भारत की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, और कितनी थी? -0.31%। तो आपको याद रखना है इसे। अगर भारत के इतिहास में अभी तक देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला कोई राज्य है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस वर्ष हुई है? तो वह 67 से 71 के मध्य हुई है। यानी कि जब 1971 की जनगणना की गई थी तो उस वर्ष उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली थी। और कितनी थी जनसंख्या वृद्धि दर? 24.8%। अगर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो वह 2011 की जनगणना में देखने को मिली है 17.7%। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया है 17.7 या 17.64%। अगर विभिन्न समुदायों के मध्य जनसंख्या का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा आबादी भारत में है वह हिंदुओं की आबादी है। हिंदू के बाद मुस्लिम आते हैं, उनके बाद ईसाई आते हैं, फिर सिख,
फिर बौद्ध, उसके बाद अंत में जैन आते हैं। तो यह क्रमबद्ध तरीके से आबादी को, विभिन्न समुदायों की आबादी को यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 2011 की जनगणना को डिस्कस किया है, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं शीघ्र ही बिहार पीसीएस या बिहार दारोगा, बिहार एसएससी इत्यादि एग्जाम्स के लिए मैं बिहार की जनगणना सीरीज को भी अपलोड करूंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शीघ्र ही 2011 की बिहार की जनगणना टॉपिक पर भी चर्चा करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे आज ही शेयर करें और बने रहें हमारे एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पे। मैं शीघ्र ही एक नए टॉपिक एवं नए वीडियो के साथ आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।